आप सबको हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें और हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देखें। इंसान भी कितना नाशुक्रा होता है, जो चीज़ उसके पास होती है उससे वो खुश नहीं होता, और जो चीज़ उसकी दस्तरस से दूर होती है हमेशा वो उसी की तमन्ना करता रहता है। मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखता था, मगर अमेरिका जाकर वहाँ की आज़ाद ख्याल लड़के लड़कियों से दोस्ती कर कर के मैं एक बुरी लत में गिरफ्तार हो चुका था। मैं हर रोज़ किसी न किसी लड़की के साथ अपनी रात रंगीन करता था। शुरू में ये सब करते हुए मैं बहुत हिचकिचाता था, लेकिन हौले-हौले मुझे इनसे आदत पड़ गई थी और ये नशे की तरह मेरे जिस्म में सरायत करने लगी। लेकिन अब जब मैं पाकिस्तान वापस आ गया तो यही बेचैनी मेरी रगों में दौड़ रही थी। मुझे जिस चीज़ की तलब हो रही थी वो तलब मेरे सर पर सवार हो चुकी थी, इसीलिए मैं बौखलाया फिर रहा था। मेरे घर वाले भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। वो मुझसे बोल ही रहे थे कि तुम्हें कोई परेशानी है, लेकिन मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं इनको अपनी परेशानी नहीं बता सकता था। अगर मेरे घर वालों को पता चला कि मैं किस रास्ते पर चल पड़ा हूँ तो वो लोग गुस्से से पागल हो जाते और शायद मुझे घर से भी निकाल देते। एक रात मैं एक पुराने दोस्त के पास गया और उसके साथ बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। जब मैं घर वापस जाने के लिए सड़क पर जा रहा था तो दूर खड़ी मुझे एक लड़की नजर आई। मैंने अपने हाथ से बंधी हुई घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे और इस वक्त एक लड़की सुनसान सड़क पर खड़ी हुई मुझे इशारे कर रही थी। शुरू में मुझे कुछ घबराहट हुई, कहीं ये कोई चोर तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था अक्सर पाकिस्तान में आदमी औरतों का रूप इख्तियार करके बुर्का पहनकर आदमियों को बेवकूफ़ बनाकर उनको लूटते हैं। मगर वो मुसलसल मुझे इशारे कर रही थी और नाचार मुझे उसके करीब जाना पड़ा। और उसके करीब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में वो एक औरत ही है। उसने अपना नकाब गिराया तो उसको देखकर मैं हैरान रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी, या शायद उसके मेकअप ने उसको खूबसूरत बना कर रखा था, मगर मैं बहुत बुरे तरीके से उसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। इस वक्त सड़क पर सुनसान थी, बिल्कुल कोई जी रूह नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ये इलाका ऐसा था जहाँ इतनी आबादी नहीं थी। ऐसे में इस औरत को रात की इस पहर अकेले खड़े रहना मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहा था। मैंने इससे जल्दी पूछा कि क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है? तब उसने जो बात कही वो सुनकर मैं हैरान हो गया। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं 1 घंटे के 5,000 लूँगी। ये सुनकर मैं जो इतनी देर से अपने अंदर अपने जज्बात दबा रहा था, लड़की की इस बात से इसकी दबती हुई चिंगारी को हवा दी थी और मैं अपने जज्बात काबू में नहीं रख पा रहा था। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मैंने ये देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मैं अपने घर से काफ़ी दूर था और मेरे घर वालों का गुज़र इस तरफ से नहीं होता था। इस वक़्त तो मेरे दोस्त का घर था। सिर्फ़ इस वजह से मैं उसके पास आया था। मैंने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। फ़ौरन से बेशतर उसको हाँ कहा और वो लड़की भी खुश हो गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गई। उसका घर वहीं पर बना हुआ था। शायद वो अपने घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। वो शराफ़त का लिबादा ओढ़कर दिन पर बदन पर शरीफ बनकर इस घर में रहती थी और रात के अंधेरे बाहर घर के खड़ी होकर किसी पैसे वाले मर्द का इंतज़ार करती थी और उसको चुपके से अपने घर के अंदर ले जाती थी। और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी, क्योंकि लोग जल्दी घरों के अंदर मुकीद हो जाते थे और सो जाते थे, क्योंकि इतनी सर्दी में कोई इस वक्त बाहर नहीं निकलता था। सब अपनी अपनी नरम गर्म बिस्तरों के अंदर घुस जाते थे और मुझे अंदर ले आई वो। ये एक छोटा सा घर था जो 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसमें इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। जितना सामान था ऐसा लग रहा था कि सामान को ज़बरदस्ती घर में ठूंसा गया हो। वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मैं बचता-बचाता न जाने कैसे इसके कमरे में अंदर आ गया और आते ही उसने अपना बाया उतारा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उसके जिस्म की तराश-खराश ऐसी थी कि बंदा उसका दीवाना हो जाए। और उसको इस कदर चुस्त और बारीक लिबास पहना हुआ था, जिसको छुपाने के लिए उसने अबाया पहना हुआ था। कितने दिनों से जो जुनून मेरे सर पर सवार था, उसको देखकर मैं मदहोश होने लगा। वो मेरे करीब आई और मुझे इस तरह से खुश करने लगी, जिस रास्ते मगरबी लड़कियाँ किसी मर्द को खुश करती हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। अभी 20 मिनट ही नहीं हुए थे कि मेरी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी और ही जहान की सैर करके आया हूँ। कैफ़ो सरूर का एक नशा था जो मुझे तारी हो रहा था और मैं इसे बहक गया था कि मुझे इर्द-गिर्द का कोई होश नहीं रहा था कि अचानक मेरे साथ क्या कुछ हुआ ऐसा कि मैं दंग रह गया। मैं उसके घर से तो निकल आया था, मगर मुझे कोई भी जाए-पनाह नज़र नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ का रुख करूँ और मुझे कोई अमान मिल जाए। मेरा जिस्म बिल्कुल सर्द दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हड्डी-हड्डी दुख रही हो। मेरे हवास बिल्कुल ही मेरा साथ छोड़ गए थे। चलते-चलते मैं अपने घर के पास पहुँच गया और जैसे ही मैंने दरवाज़े की तरफ देखा, तो मेरी आँखें बंद होना शुरू हो गईं और मैं चकरा कर गिर गया।
اس کے بعد مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہا۔ وہاں اس لڑکی کے گھر میں میرے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک ہوا تھا کہ کوئی بھی انسان اس کے بارے میں تصور کرے تو کام کر رہ جائے۔ اس وقت میں کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا، اس لیے لہرا کر گرا اور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ مجھے پورے 17 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تھا۔ میرے گھر والے میرے ارد گرد جمع تھے اور مجھ سے بار بار اس طرح سے زخمی ہو جانے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا کہ میں کیسے سب کو وہ وجہ بتا دیتا جو مجھے اس حال میں لے کر آئی تھی۔ اگر میں بتاتا تب بھی میری رسوائی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں خاموش رہتا۔ چپ رہنے میں ہی میری بھلائی تھی۔ میرے جسم کا درد کچھ کم ہوا تو میں باہر اٹھ کر لان میں آ بیٹھا تھا۔ وہاں لگے پھول پودے میرے دل و دماغ پر اچھا اثر چھوڑ گئے تھے۔ مجھے ایک بار پھر سے وہی رات یاد آنے لگی جب وہ لڑکی مجھے اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی اور میرے دل و دماغ پر پھر سے تھکاوٹ اترنے لگی۔ میں اپنی اس غلطی پر جتنا پچھتاتا تھا اتنا ہی کم تھا۔ یہ پچھتاوا میری جان لینے کے در پہ تھا۔ اس رات میں نے اپنی بہت ہی قیمتی چیز کھو دی تھی۔ اس چیز کو کھونے کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اب یہ سب میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ کے ہر عمل کی سزا آپ کو ضرور ملتی ہے۔ میں نے بھی اپنی مردانی کے زوم میں کئی ایک لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دی تھی، انہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ تو ویسے ہی خرید کر میں لے آتا تھا، جو نہیں مانتی تھی ان کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ ان میں سے کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کی وجہ سے سزا ملی تھی کہ میں ساری زندگی کے لیے اپنے سب سے قیمتی متاع کھو چکا تھا۔ میرے لبوں پر چپ کی مہر لگ چکی تھی، جو کسی بھی صورت ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صدمہ ہی ایسا تھا کہ ساکت بیٹھا رہتا تھا۔ گھر والے میری اس حالت سے بہت پریشان تھے اور بار بار مجھ سے میرے اتنے چپ چاپ رہنے اور اداس رہنے کی وجہ پوچھتے تھے، لیکن میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر بتاتا بھی تو بھی میری رسوائی کا سامان بنتا تھا، اگر نہیں بتاتا تب بھی دکھ کی وجہ سے شاید میرا دل پھٹ جانا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ میں بے بس کی تصویر بن کر رہ جاؤں گا۔ آج بھی گھر والے بار بار مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، مگر میں تھا کہ کسی صورت بھی مان نہیں رہا تھا۔ میں کیسے مان جاتا؟ میں شادی کے جیسے بندھن میں بندنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا تھا کہ شادی کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ جب سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی اپنی قیمتی متاع کو کھو دے تو کیسا لگتا ہے، مگر اب پچھتانے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس رات میں اس لڑکی کے پاس جا رہا ہوں، وہ کوئی عام جسم فروش لڑکی ہوگی، مگر یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ میری جاننے والی تھی اور اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سوچتا بھی کیسے، میری ہوس درندگی اور عیاش طبیعت نے کبھی مجھے جاننے کا موقع فراہم ہی نہیں کیا تھا۔ میرا کام تو معصوم کلیوں کو نوچنا اور ان کی پہنچ سے دور نکل جانا تھا۔ اب کی بار بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے کیسے ایک معصوم کلی کو معصومیت کا فائدہ اٹھایا تھا اور اس طریقے سے اسے مسئلہ تھا کہ آج سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ مجھے شدت سے آج بھی وہ رات یاد آ رہی تھی جب اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہوس کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی رات کو حسین بنانے میں مصروف تھے جب اچانک وہ لڑکی مجھ سے دور ہوئی۔ لذت اور راحت کی انتہا پر پہنچ کر اس لڑکی کا دور ہو جانا مجھے تڑپا گیا تھا۔ میں تڑپ رہا تھا اس کے قریب جانے کے لیے، میرا دل بار بار مچل رہا تھا، مگر وہ مجھ سے فاصلہ بناتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے تاکہ وہ دوبارہ میرے قریب آ جائے، مگر اس نے میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھی تھی کہ اسے ماننے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز کو کھو چکا تھا۔ اور جب میں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق کرنے کی وجہ پوچھی تو اس کی بات سن کر میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ مجھے اپنے کانوں سنا ایک جھوٹ لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں میں، ابھی آنکھ کھلے گی اور حقیقت میرے سامنے ہوگی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سب حقیقت تھا جو میری آنکھوں کے سامنے تھا اور جو میرے کانوں نے سنا تھا، وہ سب سچ تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ سچ پر یقین کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ میں بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ ایسا ہی تھا۔ میں نے جب کبھی بھی کسی چیز کی خواہش کی وہ مجھے ہر حال میں حاصل ہو گئی۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا خواہشوں کی فہرست بھی طویل ہوتی جا رہی تھی اور پھر اس میں جائز ناجائز سبھی خواہشات آنے لگی۔ اپنے گھر والوں کا میں بہت زیادہ لاڈلا تھا، اس لیے مجھے اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے کبھی بھی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی تھی، بس منہ سے نکالنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ پورا کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی شاید میرے گھر والوں کی بھی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بنا کسی محنت کی خواہشوں کا پورا ہو جانا مجھے غلط راستوں پر لے گیا اور پھر میں نے وہ سب بھی کیا
जो कि एक इंसान के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात होती है। गुनाहों में इसी तरह से कई दिन और रातें गुजर गईं। मुझे किसी बात का कुछ नहीं पता था। कहा जाता है कि नेकी के रास्ते पर चलना ऐसे होता है जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना। हर उठने वाला कदम पहले कदम से ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि बुराई के रास्ते पर चलना ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पर नीचे की जानिब चलना। एक कदम उठाओ तो बस बाकी कदम खुद ब खुद उठते चले जाते हैं। मेरे साथ भी यही मामला हुआ था। मैंने बुराई के रास्ते पर कदम उठाया था तो बाकी सब गुनाह आसान लगने लगे थे। पहले पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ जुआ खेला, फिर शराब नोशी की और फिर हर किस्म के गुनाह में मुब्तला होने लगा। और फिर मैंने लड़कियों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। मैं बार बार क्लब्स में जाता और पैसे के बदले लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता था। इस काम में इंतहाई ज़्यादा लज्जत है। गुनाह को लज्जत करार दिया गया है तो बिल्कुल ठीक करार दिया गया है, क्योंकि इसे बार बार करने को दिल करता है। लेकिन अब मुझे ये गुनाह भी सुकून नहीं देते थे, बल्कि मैं मज़ीद गुनाह करना चाहता था। और फिर मेरी ज़िंदगी में हवा आई। हवा बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो हिजाब करती थी और मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसे देखकर पहली नज़र में ही उसकी तरफ मैं माइल होने लगा। न जाने क्यों हर बार मुझे उसको देखकर बहुत अपनापन महसूस होता था। मैंने कई बार उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, मगर हर बार उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता था, वो उतना ही मुझसे दूर भागती थी। अपनी इखलाकी इक़्तिदार को तो न जाने मैं कब कब भूल चुका था। इसलिए मैं उसके साथ दोस्ती करने को अपना हक समझता था। मगर मैं इस बात को नहीं समझ सका था कि हवा मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो लड़की है जो मेरी ज़िंदगी का महवर बदल कर रख देगी। मैं उसके पीछे बहुत अरसे ख़वार होता रहा। 6 माह से ज़्यादा अरसा मैंने उसे दोस्ती की पेशकश की, लेकिन उसने मेरी पेशकश को कबूल ना किया, बल्कि हर बार मुझे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती थी। और ये बात मेरी अना पर ताज़ियाने की तरह लगती थी। फिर एक दिन उसकी तमाम नाराज़गी और इनकार को बलाए ताक रखते हुए मैंने उसे उठवाने का फ़ैसला कर लिया, और ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसे कॉलेज के रास्ते से अगवा कर लिया। इस दिन बूंदाबांदी थी और अमेरिका की सड़कों पर इतना ज़्यादा रश नहीं था। कदरे सुनसान जगह देखते हुए मैंने उसे अगवा कर लिया और अपने दोस्तों के साथ उसे अपने फार्म हाउस पर ले गया। वहां जाने के बाद मैंने अपने सब दोस्तों को वापस भेज दिया और हवा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। यह गुनाह ऐसा था कि बार बार करने को दिल चाह रहा था। इस रात वहां हवा न जाने कितनी बार मेरी दरिंदगी का निशाना बनी थी। मैंने उसकी इल्तिजा और मिन्नतों को नज़रअंदाज करते हुए हवस का खेल खेला था और उसे पूरी रात जारी रखा था। वो तकलीफ और दुख की शिद्दत से निढाल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मेरा दिल उससे भरा नहीं था। न जाने उसमें क्या कशिश थी जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी, और मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा था। और फिर सुबह उठते ही हवा ने मुझे बद्दुआ दी और मेरे फार्म हाउस से निकल गई। मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अब वो कहीं की नहीं रही। जल्द या बदेर वो मेरी तरफ ही वापस लौटेगी। न जाने क्यों मैं उसे जिद बना बैठा था, जबकि कुछ ही वक्त बाद शोर की आवाज़ सुनकर जब मैं अपने फार्म हाउस से बाहर निकला और सामने वाली मेन रोड पर गया, तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। 1 मिनट के लिए मेरा दिल थक से रह गया था। मुझे ये कोई ख्वाब लग रहा था। हवा की सामने लाश पड़ी हुई थी और उसकी आंखें अध खुली हुई थी, जो मुझे मेरे गुनाह का एहसास दिलवा रही थी। लेकिन एक बार फिर से गुनाहों की ज़िंदगी में डूबने के बाद मैं इस बात को भूल गया था। हवा के माँ बाप गरीब थे, इसलिए उन्होंने उसकी मौत के बारे में कोई ज़्यादा तहकीकात नहीं की थी और इसकी मौत को एक्सीडेंट करार देते हुए रो धोकर सब्र कर लिया था। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसे भूल जाता है, मगर हमारे नामा अमाल में वो गुनाह दर्ज हो चुका होता है और दूसरों के साथ की ज्यादती की सज़ा हमें इस दुनिया में मिलकर ही रहती है। हवा के बाद भी मैंने कई एक लड़कियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। मैं इन तमाम लड़कियों को पैसे की ऑफ़र करता था कि इसके बदले में वो अपना आप मुझे एक रात के लिए सौंप दे। जो मान जाती थी उन्हें पैसों के बदले खरीद लेता था, और जो नहीं मानती थी मैं उन्हें इसी तरह अगवा करके अपने साथ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर करता था और फिर इन्हें बहुत ज़्यादा किया करता था। हवा तो मर गई थी, मगर हवा के बाद किसी भी लड़की ने खुदकुशी नहीं की थी कि मुझे इबरत हासिल होती। कभी कभार मुझे हवा याद आ जाती थी, मगर मैं शराब के नशे में धुत होकर उसे भूल जाया करता था। और फिर कुछ अरसे बाद मुझे घर वालों की तरफ से सख्ती से हिदायत की गई थी कि मैं पाकिस्तान वापस लौट आऊं। ये हिदायत किस लिए की गई थी मुझे इसके बात के बारे में इल्म नहीं था, मगर मुझे यही लग रहा था कि शायद मेरे कज़न की शादी की वजह से मुझे बुलाया जा रहा है। जबकि यहाँ आकर मैं बिल्कुल ही पाबंद होकर रह गया था। ना ही तो मुझे नशा करने के लिए कोई चीज़ मिलती थी और ना ही अपनी हवस मिटाने के लिए लड़कियाँ। इतना अरसा अमेरिका में रहकर और अय्याशी करते हुए लड़कियों का आदी मैं हो चुका था, और अब शराब और शबाब दोनों के बगैर ही मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन अपने घर वालों के सामने अपनी इस तलब को नहीं मिटा सकता था। हम जितने भी अमीर और आज़ाद ख्याल से ही, मगर हमारे घर की भी कुछ रिवायात थी जिनकी पासदारी हर हाल में ज़रूरी थी।
मेरे घर से कभी किसी को पता नहीं चल सका था कि मैं अमेरिका में कौन-कौन सी सरगर्मियाँ और इनमें मुलव्वस हो चुका हूँ और वहाँ कौन-कौन से गुल खिलाता रहा हूँ। अगर इन्हें इस बारे में ज़रा सी भी भनक लग जाती, तो मुझे फ़ौरन से वापस बुला लेते। मगर अब मेरे लिए शराब-शबाब दोनों के बगैर रहना इंतहाई कठिन हो गया था। मैं कभी किसी दोस्त के पास जाकर अपनी इस तलब को कम करता और कभी किसी दोस्त के पास, जब कोई लड़की मुझे अभी तक नसीब नहीं हुई थी। और फिर एक रात मुझे जब अपने दोस्त के घर में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो मुझे सड़क पर खड़ी हुई एक लड़की नज़र आई। उसे देखकर मुझसे रहा ना गया और उसे पैसे अदा करने के बाद मैंने फ़ौरन खरीद लिया। वो मुझे अपने घर ले गई करीब ही, जो वहीं पास में ही था। और जैसे ही उस लड़की ने अपना बुर्का उतारा, उसकी रानाइयों को मुझ पर जादू कर दिया और इतने दिनों की बेबसी आज ऊद कर आई थी। मगर मुझे इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही थी। जैसा सब कुछ अमेरिका में होता था, वैसे ही वो सब यहाँ पर मेरे साथ कर रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके कदो-खाल ऐसे थे कि डूब जाने को दिल चाहता था। उस लड़की के हुस्न में गुम होकर मैं दुनिया को जैसे भुला बैठा था और लज़्ज़त में डूबा हुआ था कि मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। जबकि वो लड़की 10 मिनट बाद ही थकने लगी थी और मेरा होश जैसे वैसे का वैसा ही था और मेरी खुराक हमेशा से बहुत अच्छी रही थी और मैं मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त था। अगर अमेरिका में मैं ज़ना करता था, तो अपनी जिस्मानी सेहत का भी मुकम्मल तौर पर ख़्याल रखता था और हमेशा सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करता था, जिससे मेरी ताकत की कमी ना आए। और लड़की सब देखते हैरान थी, मगर जैसे ही 20 मिनट गुज़रे, लड़की ने अजीब काम किया। वो खुद लज़्ज़त की इंतहा पर थी, मगर मेरे ऊपर से उठकर वो दूर चली गई और मैं उसके करीब जाने के लिए मचलने लगा। मैं जितना उस लड़की को अपने पास बुला रहा था, वो इतना ही मुझे दूर जा रही थी। मैं उठकर उसके पीछे भागने लगा और वो कमरे में जहाँ से वहाँ जाने लगी और उसने मेरे करीब आने के लिए एक शर्त रख दी। इस वक्त मैं हवास में नहीं था, उसकी सारी शर्तें कबूल करने के लिए तैयार था। लज़्ज़त की जिस इंतहा पर उसने मुझे रोशनास करवाया था, मैं हर हाल में उस इंतहा को छू लेना चाहता था, इसलिए बिना सोचे समझे उसकी शर्त मान गया। मगर इस बात के बारे में नहीं सोचा कि अंजाम क्या होने वाला है। इस लड़की ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे करीब तब आऊँगी अगर तुम मेरी बात मान लो और मैं तुम्हें जो देना चाहती हूँ उसे खा लो। मैंने भी बिना सोचे समझे सर हिला दिया तो वो लड़की फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक ज़ाहिर हुई थी, जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं तो हवस के हाथों इंतहाई मजबूर हो चुका था। लड़की की दी हुई इस चीज़ को खाने के बाद मैं फिर जोश में आ गया और उस लड़की को दबोच लिया। मगर जैसे ही 20 मिनट गुजरे, मेरे अंदर हिम्मत ना रही। मैं बिल्कुल ही बेबस हो चुका था। मेरे जिस्म में अचानक ही दर्द शुरू हो गया और मैं पागलों की तरह चीखने लगा। कुछ ही वक्त बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता को खो दिया। मैं इस लड़की को बार-बार अपने करीब कर रहा था, लेकिन वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रही थी और फिर उसने मुझे अचानक धक्का दे दिया और पास पड़ा हुआ बैट उठाकर मेरी पिटाई करना शुरू कर दी। उसने मुझे इतना मारा कि मेरे जिस्म में चोटों के निशान बन गए और फिर उसने मुझ पर थूकते हुए मुझे अपने घर से निकाल दिया। मुझे जिस्म पर लगने वाली चोटों की कुछ परवाह नहीं थी, मगर इस लड़की ने जो चीज़ मुझे पिलाई थी, उसकी वजह से मैं अपनी मर्दाना ताकत बिल्कुल खो चुका था और नकारा होकर रह गया था। मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था उसने मेरे साथ ये सब कर दिया है, मगर मुझे इस बात पे यकीन करना ही पड़ा। न जाने कैसे गिरते-पड़ते मैं अपने घर पहुंचा और वहां जाकर होशो-खर्च से बेगाना हो गया। सुबह घर वालों ने मुझे देखा तो अस्पताल ले गए, जहां बहुत सारा वक्त बेहोश रहने के बाद मुझे होश आ गया और घर वालों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मेरी ये हालत क्यों हुई। जिस पर मैंने कहा कि मुझसे कुछ डाकू मुझे सामान छीनकर फरार हो गए और इस बात पर घर वालों ने यकीन भी कर लिया, क्योंकि ऐसा ही हुआ था। मैंने अपना कीमती सारा सामान तो उस लड़की के घर में ही उतार दिया था और बहुत मुख्तसर कपड़े में मैं उसके घर से निकला था। घर वालों ने डाकू को ढूंढने का कहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया। घर वाले चुप हो गए थे, लेकिन मैं उदास उदास खोया खोया रहने लगा था। इस लड़की ने मेरे साथ ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो हवा की बहन थी और अपनी बहन का बदला लेने के लिए आई थी। मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और उसे इंसान के दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया था। उस लड़की ने अपनी इज़्ज़त की बोली खुद ही लगाई थी और एक बार क्लब में काम करते हैं इतना पैसा कमाया था कि मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। और यहाँ आकर उसने मुझे मर्दाना तौर पर ही कमज़ोर कर दिया था और इस लड़की का कहना था कि मैं बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ और अब वो मज़ीद लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देगी मुझे। वो अपनी बहन को तो नहीं बचा पाई, मगर किसी और की बहन की इज़्ज़त नहीं लुटने देगी। इस लड़की ने मुझे साथ ही ये भी कहा था कि मैं तो पैसों के बदले लड़की खरीद सकता था, तो फिर मैं दूसरों की माँ-बहनों की इज़्ज़त क्यों खरीदता रहा? और उसने मेरा गुरूर, मेरी ताकत ही छीन ली थी। एक मर्द की ताकत ही उसका सबसे बड़ा गुरूर और फ़ख्र होती है। अब मेरे पास वही नहीं रही थी, तो मैं किसी बलबूते पर अकड़ कर दिखाता। इसलिए मैं बिल्कुल ही समंदर की झाग की तरह बैठ गया था। मेरी शोखी, रोब, दबदबा सब खत्म हो गया था। अब मुझे कभी-कभार हवा भी याद आने लगी थी और फिर उसकी याद शिद्दत पकड़ती जा रही थी।
سب سے پہلے میں نے اسی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسے اپنی پوری درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے تھے، جنہیں میں نے تو بہت اہمیت نہ دی تھی۔ اب تو وہ آنسو میرے دل پر گرتے تھے اور مجھے درد کی شدت سے روشناس کرا دیتے تھے۔ میں نے نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کی تھی، اور اب جب اپنا آپ کھو بیٹھا تھا، اب مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا۔ میں جیسے ہی ٹھیک ہوا واپس امریکہ آ گیا، کیونکہ گھر والوں کا اصرار تھا کہ میں وہیں رہوں اور شادی کر لوں، جبکہ میں شادی کے قابل نہیں رہا تھا۔ کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے میں اس کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تشنہ آرزوؤں کے ساتھ کہے اور اپنے منہ مارے، اور میں جیسے دوسرے عورتوں کی ماں بہنوں کے ساتھ کرتا رہا تھا، میرے گھر کی عزت کے ساتھ بھی کوئی کرے۔ اب جب کہ میرے دل پر چوٹ لگی ہوئی تھی تو مجھے اپنے خاندان کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا تھا، مگر یہ میری بری قسمت تھی کہ مجھے اپنے خاندان کی اہمیت کا اندازہ غلط بات پر پتہ چلا تھا۔ اب میں امریکہ میں ہوں اور اپنی زندگی کو تنہا گزار رہا ہوں، مگر یہاں پر میں آپ سب کو ایک مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ماں بہن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ورنہ آپ کو اس دنیا میں ہی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آج خود پر تھوڑا کنٹرول کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ آج کے دن ہی خود کو کنٹرول کر لیں۔ اگر آپ اپنی ہوس پر قابو نہیں پا سکتے تو اللہ کے واسطے عزت دار طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجیں یا نکاح کریں، اور اپنے بچوں کو اگر خود سے دور کرتے ہیں تو ان کی صحبت کا بھی خیال رکھا کریں، ورنہ آپ کے بچے کی ذہنی حالت تباہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔